नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज केजरीवाल, टुकड़े-टुकड़े इंडिया और जितने भी विपक्ष वाले हैं उन सबको मोटा भाई ने धो डाला। बिल्कुल ऐसे धो डाला ना जैसे कि धोबी जो है वो घाट पर कपड़ों को धोता है। धोबी पाट जिसको बोलते हैं ना वो वाला दाँव लगाया आज। और ये देखिए कि जो दिल्ली सर्विसेज़ बिल पर जो बहस हुई, उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा था विपक्ष की संख्या देख के, ये टुकड़े-टुकड़े इंडिया है, उसकी संख्या देख के ये अनुमान था कि जो वोटिंग होगी उसमें 125 वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को और 105 वोट मिलेंगे विपक्ष को, ऐसा अनुमान था। हुआ क्या? कि ये जो इंडिया विद डॉट्स ये डॉट ये टुकड़े-टुकड़े वाला इंडिया यही टुकड़े-टुकड़े हो गया और भाजपा को मिल गए 131 यानी जितने उनका कोटा था उससे 6 अधिक और इनके रह गए 102, 105 मिलने से उसमें से 3 चले गए उधर और कुछ ने वोट ही नहीं डाला। भाई ये क्या हो रहा है? और उसके बाद फिर केजरीवाल जी जो थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। उनका चेहरा जो था, वो साफ दिख रहा था कि इतना खिसियाया हुआ है कि कितना खिसियाया हुआ है कि मौका लगे तो क्या ना कर डाले। लेकिन बात जो है मुख्य वो ये देखनी पड़ेगी कि जो धो डालने वाली बात हो रही है, तो वो किस तरह से धोया है। बहुत दिनों बाद बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो सीएए का बिल पेश किया था अमित शाह ने, उसके बाद से पहली बार अमित शाह को इस फॉर्म में देखा गया है। और जो भी प्रश्न उठाए विपक्ष ने दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी बिल के दौरान, उन सबको ऐसे प्रेम से धोया, ऐसे प्रेम से धोया। क्यों? तो मुख्य बात कहते हैं कि साहब की सबसे बड़ी बात कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इसलिए आप जो है ये नहीं कर सकते। उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 3-3 पैरे हैं, वो देख लीजिए अच्छी तरह से। उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट कोई भी बिल ला सकती है, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। ये स्पष्ट लिखा है। जो दूसरा मुख्य ऑब्जेक्शन था, जो बड़ी आपत्ति थी, वो ये थी कि साहब कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत नहीं सकती, इसलिए वो बैकडोर से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, इत्यादि, इत्यादि इस तरह की बातें की गई। तो इसके उत्तर में जो बातें कही ना मोटा भाई ने, अमित शाह जी ने, वो है असली बातें जिससे विपक्ष की बोलने की औकात ही खत्म हो गई। पॉइंट्स बताता हूँ, जो ख़ास बात पहली बात कही अमित शाह जी ने कि भाई ये बताइए कि 2015 तक क्या इन्हीं नियमों से कार्य हो रहा था या नहीं हो रहा था? 2015 तक कैसा क्या था कि कभी भी अलग-अलग सरकारें होते हुए भी कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। आपको पता है सन 93 में सरकार आ गई थी दिल्ली में। सन 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद 96 से 98 तक फिर वहाँ पर संयुक्त सरकार थी, यहाँ भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, कोई समस्या नहीं हुई। फिर 98 में कांग्रेस की सरकार आ गई दिल्ली में और 98 से लेकर 2006 तक 98 से लेके 2004 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कोई समस्या नहीं हुई उन 6 सालों में। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि भाई 2004 से और 2015 तक का जो समय था उसमें शीला दीक्षित की सरकार थी और अ, पहले शीला दीक्षित की सरकार थी और 2014 तक सरकार उधर थी कांग्रेस की, तो दोनों की एक ही सरकार थी। चलिए, फिर 2014 से 2015 तक शीला दीक्षित जी और केंद्र में मोदी सरकार, कोई समस्या नहीं हुई। 2015 से ही क्यों सारी समस्याएँ आरंभ हुई? यह प्रश्न उठता है।
बल्कि ये कहें कि 2013 में पहली बार आ गई थी केजरीवाल की सरकार। तो समस्याएँ 2015 के बाद से ही क्यों आरंभ होती हैं? जब इनकी पूर्णमत की सरकार आ गई, उसके बाद से ही समस्याएँ क्यों आरंभ होती हैं? वो आरंभ इसलिए होती हैं क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा थी, उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया है केजरीवाल सरकार ने। फिर उन्होंने उसके उदाहरण दिए और उदाहरण अत्यंत गंभीर हैं। जी, सबसे पहला उदाहरण तो उन्होंने ये दिया कि भाई ये एक ऐसी सरकार है, जो कैबिनेट मीटिंग तक नहीं करती है। यानी कि उदाहरण दिया कि 2023 में इन्होंने कुल 6 कैबिनेट मीटिंग की। अब भाई मैंने इतना लंबा समय निकाला है, यहाँ तो कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जिसमें कम से कम 1 कैबिनेट मीटिंग ना होती हो। केंद्र सरकार का नियम ये है, हर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होती है। यानी वर्ष में ये समझ लीजिए कि न्यूनतम 50 तो कैबिनेट मीटिंग होती ही होती हैं। अब यहाँ भी हम देखते हैं लगातार कि भई हर महीने में 2-3 कैबिनेट मीटिंग तो हो ही जाती है। यानी एवरेज ये मान लें कि कम से कम 30-40 कैबिनेट मीटिंग तो हम यहाँ राजस्थान में देखते रहे, हमेशा देखते रहे। कभी ऐसा होता ही नहीं कि भई कैबिनेट मीटिंग में भी इस तरह के कोई हो। कैबिनेट मीटिंग यदि नहीं हो तो सरकारी कामकाज कैसे चले? ये 2023 में 6 कैबिनेट मीटिंग करते हैं, 2022 में और 2023 में अभी तक 8 महीने हो गए हैं, 2 कैबिनेट मीटिंग हुई है। और जो 6 कैबिनेट मीटिंग की वो भी उसमें से 3 जो थी वो बजट से रिलेटेड थी। तो यहाँ का सारा काम जो है बिना कैबिनेट मीटिंग के ही चलता है। और तो और ये भाई जो थे वो जो फाइलें भेजा करते थे एलजी को वो बिना सिग्नेचर के भेजा करते थे। ये भी आपको याद होगा। बाकी जो फ्रॉड है और वो सब है वो तो बात अलग है। और जो गंभीर समस्या उत्पन्न हुई वो तब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आ गया तो इन्होंने पूरी तरह से विजिलेंस में दखलंदाजी करके जो इनके विरुद्ध जो मामले थे उनकी सारी फाइलें मंगा-मंगा के उनमें बदलाव करने आरंभ किए। एक बात, उससे भी गंभीर बात, इनके यहाँ जो सेशन है वो वर्ष में 1 बार बुलाया जाता है और फिर स्थगन करते-करते पूरे साल उसको कंटिन्यू किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो दिल्ली सर्विसेज़ अथॉरिटी बिल है, इसमें इन्होंने ये अधिकार भी ले लिया है कि एलजी जो है, वो अपने आप बिना कैबिनेट की संस्तुति के सेशंस का सत्रावसान कर सकेगा। यानी प्रोरोग जिसको बोलते हैं, प्रोरोग कर सकेगा। अब ऐसी सरकार किसी ने कभी मैंने तो नहीं देखी भाई, कि सेशन को आप प्रोरोग ही मत करो, उसको चलाए रखो। अभी थोड़ा हमारे गहलोत जी ने थोड़ा-सा पिछली बार ट्राई किया था हल्का-सा, लेकिन यहाँ तो जब से आए हैं तब से एक ही सेशन होता है। बजट सेशन चूँकि बुलाना आवश्यक है, बजट सेशन बुलाया जाता है और उसके बाद फिर बजट सेशन में चूँकि एलजी का भाषण होना होता है, तो इसलिए उसको बुलाया जाता है और उसके बाद फिर पूरे वर्ष उसी को चलाया जाता है। तो अब ये सिस्टम बना दिया कि भई सेशन खत्म होने के बाद एलजी उसे प्रोरोग कर सकेगा बिना कैबिनेट की रिकमेंडेशन के। और जो सारा झगड़ा है वो आपको पता ही है कि वो लेके है किसको, जो सर्विसेज़ हैं उनको लेके है। अब सर्विसेज़ जो हैं वो कॉमन है यूटीज़ के बीच में। जो आईएएस अधिकारी काम करते हैं दिल्ली में उनका कैडर है एगमट, यानी अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम और यूनियन टेरिटरीज़। अब यूनियन टेरिटरीज़ में अब आपको पता है कि जेएनके और लद्दाख भी शामिल हो गए। तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज़ के बीच का और साथ में अरुणाचल और मेघालय और अरुणाचल और गोवा और मिज़ोरम का ये कॉमन कार्डर है। तो इस कॉमन कार्डर को हमारे केजरीवाल जी कैसे एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं, ये समस्या यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार से आपको ध्यान है चीफ सेक्रेटरी को असॉल्ट कर दिया गया उनके निवास स्थान पर। तो ऐसे में तो
कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कि जिससे काम चलता रहे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि जितने भी प्रावधान एक्ट में लाए गए हैं, वे सब वही हैं जो ट्रांज़ैक्शन और बिज़नेस रूल्स में लिखे हुए हैं, लेकिन जिनकी पालना नहीं की जा रही थी। अब बताइए अब इससे अधिक और क्या हो सकती है इनकी बुरी हालत? इनके पास किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं है। और तो और वोटिंग के समय श्री राघव चड्ढा जो हैं वो पाए गए फर्जीवाड़ा करते हुए कि लोगों के मोशंस उन्होंने बिना उनके सिग्नेचर के इंट्रोड्यूस कर दिए। और बीजेडी के एक सांसद को, राज्यसभा सांसद को खड़े होके ये कहना पड़ा कि ये फ्रॉड है, मैंने तो ये मोशन प्रपोज़ ही नहीं किया। तो ये जो छोटे बच्चे स्कूल में करते हैं, उस तरह की जो हरकतें ये लगातार करते आ रहे हैं, उसका पता नहीं कभी कोई अंत होगा या नहीं होगा। अब बस देखना ये बाकी है कि भई अब कितने दिन ये और रहते हैं, टुकड़े-टुकड़े इंडिया में। क्योंकि मुझे लगता है कि संभवतः इनको ये और दिनों तक रखना चाहते हो, तभी बार-बार कटाक्ष मार रहे हैं अमित शाह। अमित शाह ने कम से कम 5 बार कटाक्ष कर दिया कि भई ये देखना अब ये जैसे ही राज्यसभा में ये पारित हो जाता है, वैसे ही हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो अपना अलग रास्ता नाप लेंगे। लेकिन सर जी ने अभी तक तो अनाउंस नहीं किया घोषणा, हो सकता है रात में कर दें। या नहीं भी करें, वो कहें कि भई चूँकि अमित शाह ने कह दिया है इसलिए हमें अभी नहीं करना चाहिए, हमें अभी रुकना चाहिए। और उनके खिलाफ जो घोटालों की लिस्ट है वो तो लंबी है ही, सभी जानते हैं, आप लोगों को भी पता है। उनसे तो वो जूझ ही रहे हैं। तो कुल मिला के आज तो विपक्ष की राज्यसभा में बहुत ही बुरी गत बनी। जो लोकसभा में जो था, उससे भी बुरी गत बनी। अमित शाह जी आज पूरे फ़ॉर्म में थे। और पूरे फ़ॉर्म में उसी स्टाइल में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है पूरा वही डोमिनेटिंग वाली दिखाते हुए कहीं का नहीं छोड़ा इनको, कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब देखने वाली बात ये है कि इनका जो ये डॉटेड इंडिया कॉम्बिनेशन है इसका अब क्या होगा? मुझे तो गंभीर संदेह है कि ये महीने भर भी और चल पाए। शरद पवार जी का आपने देख ही लिया, नीतीश कुमार की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। और इस सब के बीच में अब केजरीवाल की भी यही हालत होगी। तो भविष्य हमारे टुकड़े-टुकड़े इंडिया का अत्यंत अंधकारमय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।